नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयनगर के राजपुताना एनएच किनारे एक अवैध निजी नर्सिंग होम में प्रसव के 20 दिन बाद मां की हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। बिस्फी के दुधैल गांव में शौच के बाद पानी लेने गए 32 वर्षीय युवक की हुई गड्ढे में डूबकर मौत। पुलिस ने सबको भेजा पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी। बाबूबरही के नया प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक से पिस्टल दिखाकर रंगदारी की गई मांग। ग्रामीणों की तत्परता से पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मधुबनी समाहरणालय पर महागठबंधन का जोरदार धरना हुआ आयोजित। चुनाव आयोग को मोदी की कठपुतली बताकर नीतीश सरकार पर धांधली के गंभीर लगाए गए आरोप। खजौली में अरुण शंकर प्रसाद के पर्यटन मंत्री बनने पर एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। पर्यटन और विकास योजनाओं को लेकर उम्मीद हुई तेज। साहरघाट में अटल सरस्वती सार्वजनिक पुस्तकालय का हुआ लोकार्पण। वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने संविधान की 50 प्रतियां उपलब्ध कराने का किया वादा। और मधुबनी के एक निजी होटल में कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। टिकट बंटवारे में अनियमितता बताकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। खबरें अब विस्तार से। जयनगर थाना क्षेत्र स्थित राजपुताना एनएच किनारे एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के लगभग 20 दिन बाद मां की मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा मच गया। परिजनों ने अस्पताल और ससुराल पक्ष पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। बच्चे को पहले ही नाजुक स्थिति में अन्य अस्पताल में भेजा गया था। सूचना पर जयनगर, लदनिया और बासोपट्टी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मधुबनी जिले के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध निजी नर्सिंग होम लगातार सक्रिय है। आए दिन इन अस्पतालों में कभी जच्चा की तो कभी नवजात की मौत होने की घटनाएं सामने आती रहती है। यह पहली बार नहीं है कि कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है। प्रशासन द्वारा कई निजी अस्पतालों को बंद भी कराया गया है, लेकिन कुछ समय बाद वही अस्पताल दोबारा संचालित होने लगता है। ताजा मामला मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में राजपुताना एनएच किनारे स्थित एक निजी नर्सिंग होम का है। लगभग 20 दिन पहले एक स्थानीय महिला को प्रसव के लिए इस नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। प्रसव के बाद बच्चे की स्थिति नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे किसी अन्य अस्पताल में ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद बच्चे का पिता उसे लेकर इलाज के लिए दूसरे शहर चला गया। इधर इसी दौरान बच्चे की मां की तबीयत भी बिगड़ने लगी और उपचार के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृतका के मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने लापरवाही की है, जिसके कारण उनकी बेटी की मौत हुई है। वहीं मृतका के ससुराल पक्ष का कहना है कि उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर बहू को इस अस्पताल में रखा था और मौत की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर है। उधर अस्पताल प्रबंधन ने किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया है। सूचना मिलते ही जयनगर थाना, लदनिया थाना और बासोपट्टी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। हंगामे को शांत करवाते हुए पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हम गरीब छिया, हमरा खाली ना बेटी के बताई, ओकरा फांसी लगाबा, ओकरा बाप के फांसी लगाबा। कोन घटना घटले ऑपरेशन छलक पहले हमरा बाबू के 6 पॉइंट खून छलक, 6 पॉइंट खून। ओइ में डॉक्टरवा ऑपरेशन कर देलक। सूरज एगो कोन दुन 200 एकर उ सूरजा मारलक। उ सूरजा के बुलाबा, उ सूरजा करवा दिया, खून नहीं चढ़ाया, सूरजा मारलक हमरा बेटी के। 11 दिन के बाद उसको कागज कटा के घर जाती हूँ, कहाँ नहीं लेगा, कहाँ नहीं डॉक्टर से पूछे कि कहाँ नहीं रेफर कर रहा है मम्मी को। आज दिलाई करे वाला तू नहीं करे चला। तोर ममता भाई बेटी है, तोर ममता बेटी करे वाला समाइला बेटी तोर ना ममता बेटी बच्चा अकेले नहीं कर रहे। मेरा नाम सत्यान शाह है। हमारी बहू को 6 दिन दर्द पेट पे हुआ, पानी गिरने लगा तो हमारा लड़का जो है इस हॉस्पिटल में लेकर आया। मतलब डॉक्टर साहब जो है लमसम 3 साढ़े 3 बजे में पेट खोल के ऑपरेशन किए, लड़का जन्म लिया।
लड़का जन्म लेने के बाद लड़का को ढोरी में जो है गुलकी टाइप हो गया, गुलकी निकल गया, तो डॉक्टर ने ही सलाह दिया कि इसको मुजफ्फरपुर ट्रस्ट में दिखाइए, आने तो दूसरा जगह दिखाएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। तो उन्होंने जो वहाँ ले गए, 18 दिन बच्चे को वहाँ रखे, दोनों असली सड़ गया हुआ था बच्चा का, उसको ऑपरेशन करके बच्चा अभी सकुशल अभी हमारे पास यहाँ आया हुआ। इन डॉक्टर से डेली पूछते थे कि क्या कहना है मैडम, छुट्टी कर दीजिए, तो कल कर देंगे, कल कर देंगे, कल कर देंगे, इसी तरह करके उन्होंने परेशान किया हमको। सत्यनारायण साहब अच्छे नहीं है, यहाँ पे डिस्चार्ज भी नहीं किए, जो केस बिगड़ा गए, फिर यहाँ पे अजमेर आ गए और उसी बीच में इनकी बेटी का डेट हो गया। एक क्लेम ही कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर रेफर कर देते मेरी बेटी बच जाती। क्या कार्रवाई हुई, डॉक्टर पे हुई कार्रवाई की नहीं? हाँ, और इन लोग को बोला गया है कि लिखी दीजिए, अभी हम लोग अपना प्रोसेस कर रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, जैसे आदेश मिलेगा बड़े अधिकारी का वैसे किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्पी थाना क्षेत्र के दुधैल गांव में 32 वर्षीय फेकन पासवान की मौत गड्ढे के पानी में डूबने से हो गई। शौच के बाद पानी लेने पहुंचे तो उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में डूब गए। बांध पर काम कर रहे लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी अधिक होने से बचाव नहीं हो सका। सूचना पर परिजन और पुलिस पहुंचे तथा गोताखोर को बुलाया गया। बाहर निकालने तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिस्पी थाना क्षेत्र के दुधैल गांव में एक युवक की मौत गड्ढे के पानी में डूबने से हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय फेकन पासवान शौच के लिए अपने गांव से पश्चिम बांध पर पूर्व से बने गड्ढे के पास गए थे। शौच के बाद वह गड्ढे से पानी लेने गए। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में डूब गए। उन्हें डूबता हुआ वहीं बांध पर काम कर रहे लोगों ने देखा। घटना देखते ही लोगों ने उन्हें निकालने का प्रयास किया, लेकिन पानी अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिली। इसके बाद लोगों ने तुरंत उनके परिजनों, ग्रामीणों और बिस्पी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और गोताखोर को बुलाया गया। गोताखोर द्वारा जब उन्हें पानी से बाहर निकाला गया तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सूचना मिलते ही बिस्पी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह नया प्राथमिक विद्यालय नवटोली के प्रधानाध्यापक मोहम्मद आविद हुसैन से पिस्टल दिखाकर रंगदारी मांगे जाने की घटना सामने आई है। आरोपी युवक ने उनकी बाइक की चाबी छीनी और विरोध करने पर बांस के डंडे से हमला कर दिया। शिक्षक के शोर पर ग्रामीण जुटे और आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। गिरफ्तार युवक सुधीर ठाकुर उर्फ धूम आपराधिक इतिहास वाला है और कांड संख्या 347/2025 में वांछित भी था। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बाबूबरही थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शिक्षक को पिस्टल दिखाकर रंगदारी की मांग की गई। ग्रामीणों की तत्परता से शिक्षक की जान बचाई जा सकी और आरोपी को पुलिस ने मौके से दबोच लिया। घटना पिरोही पंचायत के नवटोली गांव स्थित नया प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद आविद हुसैन के साथ घटी। शिक्षक रोज की तरह अपने घर एकहरी गांव से विद्यालय जा रहे थे। विद्यालय से करीब 200 मीटर पहले अचानक एक युवक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और सिर पर पिस्टल सटाते हुए उनकी बाइक की चाबी छीन ली। इसके बाद वह युवक प्रतिदिन पॉकेट खर्च के नाम पर रंगदारी मांगने लगा। विरोध करने पर उसने पास में रखे बांस के डंडे से हमला भी किया। शिक्षक के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम भी तुरंत पहुंची और युवक को खदेड़कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान झंझारपुर थाना क्षेत्र के कैथिनिया गांव निवासी सुधीर ठाकुर उर्फ धूम पिता भागवत ठाकुर के रूप में हुई है। वह पिछले कई वर्षों से अपने ननिहाल बेला में रह रहा था। थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है।
उसके खिलाफ बाबू बरही थाना में पहले से ही पिस्टल के बल पर बाइक लूटने के मामले कांड संख्या 347/25 दर्ज है। पुलिस को वह लंबे समय से वांछित था। आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं शिक्षक मोहम्मद आविद हुसैन ने बताया कि वे 25 जुलाई को इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में पदस्थापित हुए हैं। शनिवार की सुबह जब वे विद्यालय जा रहे थे तभी यह वारदात घटी। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने शिक्षक की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की है। और जब मैं पूछता, मैं मोहम्मद आबिद हुसैन, प्रधान शिक्षक, 22 जुलाई 2025 से नया प्राथमिक विद्यालय नवटोली में कार्यरत हूं। दुर्भाग्यपूर्ण आज जब मैं 9:22 पर अपने विद्यालय की ओर निकट पहुंचा तो अचानक एक लड़का पूरब से आया और सीधे मेरे खनपट्टी में रिवॉल्वर सटाया और कहा कि तुम रोज मुझे खाने पीने के लिए पैसा दो। तो मैंने कहा कि मैं पैसा क्यों दूंगा तुमको, इसलिए कि मैं यहाँ नौकरी करने आता हूँ। उसके बाद वो रिवॉल्वर सिमट कर और सीधे अपने पॉकेट में रखा। गाली गलौज के साथ बगल में बांस रखा हुआ था, उस बांस को उठाया और मेरे सर पर मारना चाहा तो बगल का पड़ोसी राम है एक, वह मुझे बचाया। तब तक मेरा सारा स्टाफ पहुंचा। जब मेरा स्टाफ उसको पूछने लगा कि तुम कौन है, तब तक वो पूरब की ओर भाग निकला। हम लोगों ने उसका पीछा किया। पीछा करने के उपरांत वह एक गली की ओर भागा। उसके बाद हमने थाना प्रभारी और इमरजेंसी कॉल 112 पर कॉल किया। लगभग सवा घंटा के बाद गाड़ी पहुंची तो वो लड़का एक गाछी में बैठा हुआ था, उसको ऑन स्पॉट पकड़ करके थाना पर लाया गया। आप उनको पहचानते हैं? मैं उसको पहले भी कभी नहीं देखा था, आज पहली बार वो मेरे आमने सामने आया था। उनका नाम क्या है? उसका नाम पता करने पर बाद में पता चला कि यह सुधीर ठाकुर पिता भागवत ठाकुर है और इसका घर कैथनिया जो झंझारपुर प्रखंड में पड़ता है और इनके नाना स्वर्गीय खेला ठाकुर और नानी के यहाँ वह रह रहा है। पता करने पर यह पता चला कि यह लड़का इस इलाके में दहशत फैला चुका है इस गांव में। और जब मैं पूछता था तो कोई कहता था इसका नाम धुआं है, कुछ है, ABCD अनेक प्रकार की बातें करता था। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय में इंडिया महागठबंधन ने चुनाव में कथित धांधली के विरोध में धरना दिया। सभा में राजद, कांग्रेस, माले, CPM, CPI सहित कई दलों के नेताओं ने भाग लिया। पूर्व विधायक रामशीष यादव ने चुनाव आयोग पर प्रधानमंत्री मोदी का कठपुतली बनकर काम करने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार में वोट खरीदकर चुनाव प्रभावित किया गया है। नेताओं ने गिने गए वोटों से विसंगत बेरोजगारी, गरीबी और डबल इंजन सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया है। मधुबनी समाहरणालय कार्यालय पर इंडिया महागठबंधन दलों द्वारा जोरदार धरना आयोजित की गई। धरना में राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, CPM, CPI, BIEP के नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद अध्यक्ष एवं इंडिया महागठबंधन समन्वय समिति मधुबनी के संयोजक वीर बहादुर राय ने किया। धरना सभा को संबोधित करते हुए मधुबनी राजद अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रामशीष यादव ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी के कठपुतली बन गया है। देश के प्रधानमंत्री ने सभी संस्थाओं को कमजोर कर दिया है और मनमानी पर उतारू हैं। बिहार के मतदाताओं को चुनाव में बड़े पैमाने पर पैसे भेजे गए और चुनाव आयोग के मूक दर्शक बन तमाशा देखा गया। नए तकनीकी साधनों का इस्तेमाल कर वोट खरीदने का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार को वोट लेने के लिए 10-10 हजार रुपए तक बांटने पड़े, जिससे उनकी पोल खुल गई। बिहार आज भी गरीबी में जी रहा है और देश का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है। राज्य के नौजवान सबसे अधिक पलायन करने पर मजबूर हैं। ट्रेन में जगह नहीं मिलती। यह 20 साल के सुशासन की हकीकत दिखाती है। बिहार में बिना विधायक और MLC के ही मंत्री बना दिया जाता है, तब भाजपा को परिवारवाद नहीं दिखता। समन्वय समिति के संयोजक वीर बहादुर राय ने कहा कि बिहार चुनाव में बड़े स्तर पर धांधली की गई है। कई NDA उम्मीदवारों को अलग अलग सीटों पर समान मत मिलना आश्चर्यजनक है। गांव में घुसने तक नहीं दिए जा रहे नेताओं को अचानक भारी वोट मिलना चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि गिने गए वोट 5,02,97,553 है और कुल वोट 5,09,29,880 है। ऐसे में
1,77,673 वोट का अंतर कैसे आया? कांग्रेस के फूलपरास प्रत्याशी और मधुबनी अध्यक्ष सुबोध मंडल ने कहा कि चुनाव आयोग लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी निष्पक्ष संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं और सरकारी संस्थानों में एक विचारधारा के लोगों की नियुक्ति बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। माले जिला सचिव ध्रुव नारायण कर ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और भाजपा के कठपुतली बन गए हैं। समाजवादी चादर ओढ़कर उन्होंने बिहार को पीछे धकेल दिया है। सीपीएम जिला सचिव मनोज कुमार यादव ने कहा कि 20 वर्षों में युवाओं को बेरोजगारी बढ़ी है, कोई उद्योग चालू नहीं हुआ, न कोई नया कारखाना लगा है, किसानों को फसल का एमएसपी नहीं मिला और ऋण माफी भी नहीं हुई है। सीपीआई जिला सचिव मिथिलेश शाह ने कहा कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से डबल इंजन सरकार बनी है। मोदी सरकार के तानाशाही रवैये से देश को नुकसान हो रहा है और वोट चोरी पर सत्ता हथियाई गई है। बीआईपी जिला अध्यक्ष विष्णुदेव चौधरी ने कहा कि वोट चोरी कर बनी एनडीए सरकार को जनता माफ नहीं करेगी। धरना सभा को पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, पूर्व विधायक भारत भूषण मंडल, पूर्व विधायक गुलजार देवी, पूर्व विधायक राम अवतार पासवान, बेनीपट्टी विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी नलिनी रंजन झा समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। ओकरा लेल कुछ ना छै, लेकिन एना एक मधुबनी से अहाँ सब कहाँ भागब? अहाँ सब ठगे के जे काम केलहुँ है, महिला के 10,000 रुपया दऽ कऽ 1100 वृद्धा पेंशन दऽ कऽ एकर हिसाब अहाँ के जनता पूछत। जनता कतारबद्ध भऽ कऽ वोट गिरेलक। जनता कांद रहल है जे हम वोट खसेलहुँ महागठबंधन के, लेकिन सरकार उनका किए बन गेलै एनडीए के। अहाँ के हम ई बात निश्चित रूप से कहब जे ई सब चोरी कऽ कऽ जीतल हन। चूंकि हम झंझारपुर में छलहुँ लगातार, झंझारपुर में विद्यापति रेस्ट हाउस में अहाँ के यूपी के बहुत महिला सब छलै, गुजरात के अहाँ के ओहिठाम पदाधिकारी सब छलथि जे वोट मांगे के काज करे छलथि। कहलथि हमर प्रत्याशी राम नारायण जी जे एहिठाम अहाँ के मिथिला हाट पर अमित शाह चोर जकाँ बैस कऽ अहाँ के ब्लैकमेलिंग करे के काज केलक। बहुत गठबंधनों के नेता से मिलकर बात केलक। हमरा सबके एकटा उम्मीदवार के हारि गेल हन तऽ हरास छी, लेकिन हम अहाँ के कहे चाहे छी जे गठबंधन के माध्यम से अगर कोई ठगबंधन करे के काज केले हेता तो ई नीक बात नहीं है। हम सब अहाँ के मुख्यमंत्री बनावे के लेल चुनाव लड़े छलहुँ जे हम युवा मुख्यमंत्री बनाए तो युवा के आ महिला के रोजगार देते, लेकिन ई रोजगार के बदला हमरा सबके बेरोजगार बनाकर महिला सबके ठेक कर वोट लेकर चल गए। तो हम कहे चाहबे नीतीश जी के और उनका सबके प्रधानमंत्री के और चुनाव आयोग के, जो नारी हो अवसरात नहीं, मैं नहीं तो आप नहीं, अगर महिला नहीं होती तो आपका जन्म नहीं होता। आप महिला का ठगने का काम किए हैं, आपको महिला बर्बाद करके छोड़ेगी। ये सीता की धरती है, यहाँ से जब बिगुल फुकाएगा तो जैसे अंग्रेज को खदेड़ करके भगाने का काम किए, उसी तरह से आपको खदेड़ कर भगाने का काम हम लोग करेंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। समय ज्यादा अखन कुशवाहा के बेटा के पकड़ कर मंत्री बना देलकै, एहि पर अहाँ सबके आवाज उठेबा के चाही। कोई सुरक्षित नहीं है बिहार सरकार के रीजन में और केंद्र सरकार के रीजन में। अहाँ के वोट चोराबे के काम बहुत पहले से चले छले, जकर जानकारी हमरा राहुल जी के छलन जे वोट चोर गद्दी छोड़ के यात्रा निकलखिन, लेकिन ये यात्रा के माध्यम से अहाँ के जे हमर प्रधानमंत्री के तोता चुनाव आयोग वहाँ के पहले से ईवीएम में सेट कर देलकै। प्रत्येक विधानसभा में 25,000 से 30,000 वोट, जय वोट से आई सरकार बनल है। हम अहाँ सबके कहे चाहे छी जे मधुबनी के धरती क्रांति के धरती है। एहिठाम से तटल हमर 6 उम्मीदवार छला, हम अहाँ के चैलेंज देबन प्रधानमंत्री के। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली स्थित आलोक मेमोरियल लाइब्रेरी परिसर में एनडीए कार्यकर्ताओं ने विधायक अरुण शंकर प्रसाद को कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बनाए जाने पर खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल लगाकर और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। बैठक में बताया गया कि मंत्री बनने से खजौली व मधुबनी के पर्यटन विकास की उम्मीद बढ़ी है। महामाया स्थान कलानेश्वर कलना मंदिर को पर्यटन स्थल
घोषित करने सहित क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और खेल सुविधाओं के विकास की संभावना जताई जा रही है। खजौली प्रखंड मुख्यालय के बगल स्थित आलोक मेमोरियल लाइब्रेरी के प्रांगण में शनिवार को एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक उत्सव के माहौल में संपन्न हुई। भाजपा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष सह 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष विनोद पांडे की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में दर्जनों एनडीए कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता सुमित कुमार सिंह ने किया। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद को राज्य सरकार में कला, सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री बनाए जाने पर खुशी की इजहार की। इसी खुशी में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एवं मिठाई खिलाकर बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंत्री पद मिलने से खजौली प्रखंड वासियों में उत्साह की लहर है। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि शंभुनाथ ठाकुर ने बताया कि मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने खजौली विधानसभा क्षेत्र के दतुआर स्थित महामाया स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की है। कलानेश्वर कलना मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने तथा कई स्थानों पर खेलकूद मैदान विकसित करने की आशा की है। वहीं जदयू नेता भोला राय ने कहा कि मंत्री के रूप में अरुण शंकर प्रसाद क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाजपा जिला मंत्री सरोज कुमार सिंह ने कहा कि खजौली एवं आसपास के क्षेत्रों में विकास की रूपरेखा अब स्पष्ट दिखने लगी है। स्वामी विवेकानंद स्कूल के प्राचार्य अनीश झा ने कहा कि वर्षों बाद खजौली को पर्यटन एवं सांस्कृतिक कला मंत्री मिलने से क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। बैठक में जीप सदस्य जितेंद्र कुमार भारती, जदयू नेता भोला राय, अमरीश जायसवाल, अनीश शाह सहित दर्जनों एनडीए कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन
साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। मधवापुर बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू और मुखिया गोहिलिया देवी ने साहर घाट में अटल सरस्वती सार्वजनिक पुस्तकालय का लोकार्पण फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। निरीक्षण के दौरान बीडीओ ने पुस्तकालय को भारतीय संविधान की 50 प्रतियां उपलब्ध कराने की घोषणा की और भविष्य में आवश्यक सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। समाजसेवी बिट्टू कुमारी मिश्रा एवं अन्य पदाधिकारियों ने बच्चों को पुस्तकालय से जोड़ने की अपील की। मधवापुर बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने और मुखिया गोहिलिया देवी ने साहर घाट में अटल सरस्वती सार्वजनिक पुस्तकालय का लोकार्पण संयुक्त रूप से फीता काटने के बाद दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर बीडीओ ने पुस्तकालय का निरीक्षण करने के दौरान संस्था के संरक्षक आमोद झा से कई जरूरी जानकारियां साझा की। बीडीओ ने कहा कि वे इस पुस्तकालय को भारतीय संविधान की 50 प्रतियां तत्काल उपलब्ध कराएंगे। आने वाले दिनों में हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा उन्होंने मौजूद लोगों को दिलाया। समाज सेविका बिट्टू कुमारी मिश्रा ने कहा कि अध्ययन करने के लिए बच्चों को इस पुस्तकालय के जोड़ने का कार्य प्रमुखता से किया जाएगा। पुस्तकालय में स्वाध्याय कर उसका सदुपयोग करने की अपील संरक्षक आमोद झा, अध्यक्ष अजय भगत, सचिव रामू मेहता, सरोज चौधरी, मुखिया अनिरुद्ध राय, देवानंद समेत कई लोगों ने की। मौके पर अतिथियों ने बच्चों के बीच ज्ञानवर्धक पुस्तकें बांटी। कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष मुकेश झा और कोषाध्यक्ष सरोज झा ने संयुक्त रूप से किया। और जैसे हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी फीता काटेंगे, ताली बजाकर स्वागत करेंगे। पुस्तकालय का उद्घाटन माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी मधुआ पदाधिकारियों के द्वारा जो ये पुस्तकालय कहा गया है कि अगर एक विद्यालय या पुस्तकालय अगर कहीं खोला जाता है तो निश्चित रूप से कहा गया है कि 100 शराब की दुकान बंद हो जाती है। तो ये जो पुस्तकालय है ये साहर घाट में खुलना निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। में आज ये बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से देखने को मिल रहा है। इसका आज शुभारंभ हुआ है और इसका जो है श्रेय हम इस पंचायत के मुखिया जी को देना चाहते हैं और उनके ऊपर जोरदार ताली और साथ ही जो भी यहाँ के पदाधिकारीगण इसमें सहयोग किए हैं उनको भी सहृदय धन्यवाद। क्योंकि आजकल के समय में जिस प्रकार से हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर के और जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन सभी के लिए एक व्यवस्थित जगह होना चाहिए जहां बैठ के वो कुछ देर अध्ययन कर सके। क्योंकि आजकल लोग किताब से दूर होते जा रहे हैं, सब चीज लोग मोबाइल में ही खोज रहे हैं, सारा चीज मोबाइल में ढूंढ रहे हैं। पुस्तकालय एक शाब्दिक अर्थ होते भगवान दोस्तों को जाते थे। पुस्तकालय ओकरा कहल जाए जतऽ बहुत विशेष प्रकार के या अनेक तरह के अनेक राइटर के लेखक के अधिक मात्रा में संग्रह जता घर में हुआ ओकरे पुस्तकालय कहे छे। और एक अभाव बहुत छल लगभग 5-7 किलोमीटर में तो नहीं नजर आवे छे। शहर करके शहरीकरण भी भ गेलै। एटा नीक लाइब्रेरी के आवश्यकता छलै
और वही लाइब्रेरी के सबसे पहले भवने में छे भवन में हम सब बहुत प्रयास करे छी। आइटम विधान पार्षद सुंदर कुमार महासेठ जी रहे उनका से आग्रह कर उनका द्वारा भवन के निर्माण कराया गया उनका ठीक को सब। इस सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्घाटन में उपस्थित साहब दक्षिणी की मुखिया जी, प्रखंड से आए हमारे सही जनप्रतिनिधिगण और इस प्रखंड के सभी बुजुर्ग व्यक्ति और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य एवं मेरे मीडिया के मित्र सभी को मेरी तरफ से असीम शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज ये लाइब्रेरी सहारगढ़ दक्षिण के आम जनों के लिए समर्पित मैं करता हूं पंचायत की ओर से। इसके निर्माण की मैं थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जब सरकार द्वारा ये घोषित किया गया है लोकार्पण के मुख्य अतिथि मनोज कुमार जी, श्रीमती गोविंदा देवी जी जो मुखिया सचिव, बेचन सहनी जी और एकदम उपस्थित सब महानुभाव, हम सबसे पहले अपने जन्मभूमि के प्रणाम करे छी। जखन हम एठाम से बम्बई गेलो तो ठीक अपन रोजी रोजगार में लाई गेलो। कुछ वर्ष पहले हमरा एक फोटोग्राफ भेटल। वो फोटोग्राफ में ये छले जे हम सब बांस काट के एठाम पुस्तकालय के बना रहल छलिए और जिन अवस्था में छले। भगवती के इच्छा भेले जो हम सुमन महासेठ जी के कहलिए, वो कहला जे कि हाँ ठीक है मैं फंड देता हूँ आप कर दीजिए। ओकर बाद अजय भगत जी के रोल बहुत बड़का है। निश्चित रूप से जब तक स्थानीय व्यक्ति के सहयोग नहीं भेटते बम्बई में रहकर हम कोनो काज काम के नहीं कर सके छी। तो हम चाहब जहाँ सब गोटा अजय भगत जी के लिए जोरदार थपड़ी बदल दो, उनका प्रयास भेले। दोसर नाम है रामू माथा जी के। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन और मधुबनी जिला बैडमिंटन संघ द्वारा 21 नवंबर 2025 को नगर भवन में 2 दिवसीय 100 मिनी बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित की गई। उद्घाटन अपर समाहर्ता मुकेश रंजन और सदर एसडीओ चंदन कुमार झा ने किया। उन्होंने बच्चों के प्रशिक्षण और डाइट के महत्व पर जोर दिया। सचिव सुरेश बरोलिया ने बताया कि अंडर 9 व अंडर 11 वर्ग में 100 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। चयनित खिलाड़ी 27 से 29 नवंबर को पटना में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन एवं मधुबनी जिला बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में 21 नवंबर 2025 से स्थानीय नगर भवन में 2 दिवसीय 100 मिनी बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चैंपियनशिप का उद्घाटन अपर समाहर्ता मुकेश रंजन एवं सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुकेश रंजन ने कहा कि छोटे बच्चे ही भविष्य के खिलाड़ी होते हैं। यदि उन्हें कम उम्र से प्रशिक्षित किया जाए तो बिहार न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है। अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा ने खेल कौशल के साथ साथ बच्चों को उचित खान पान और डाइट के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। जानकारी देते हुए मधुबनी जिला बैडमिंटन संघ के सचिव सुरेश बरोलिया ने बताया कि इस 2 दिवसीय टूर्नामेंट में अंडर 9 और अंडर 11 वर्ग में जिले के 100 से अधिक बालक बालिकाएं भाग ले रहे हैं। चयनित खिलाड़ी 27 से 29 नवंबर तक पटना में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कार्यक्रम में एमबीआई मृत्युंजय सिंह, वरीय बैडमिंटन खिलाड़ी दिलीप कुमार, अजय धारी सिंह, मुख्य रेफरी सुभाष कुमार, आदित्य धनराज, राहुल शंकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में समाजसेवी पंडित बउआजी झा का शनिवार की अहले सुबह 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जीवन भर उन्होंने यज्ञ पूजन हवन के माध्यम से समाज सेवा की और गरीब परिवारों की हजारों कन्याओं का कन्यादान कराया। बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके 2 बेटे व 2 बेटियां हैं। निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट से एक दुखद समाचार सामने आई है। समाजसेवी पंडित बउआजी झा का निधन शनिवार की अहले सुबह उनके पैतृक आवास पर हो गया। वे 104 वर्ष के थे। अपने जीवन काल में पंडित बउआजी झा ने यज्ञ पूजन और हवन जैसे धार्मिक कार्यों के माध्यम से समाज सेवा को समर्पित रखा। उन्होंने गरीब परिवारों की हजारों कन्याओं का कन्यादान कराया और बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने पीछे 2 बेटों 2 बेटियों और कई नाती पोतों का भरा पूरा परिवार छोड़ा है। उनके निधन से पूरे मधवापुर प्रखंड में शोक की लहर फैल गई है। उनके निधन में साजन झा, चंदन कुशवाहा, धीरेन्द्र राय, संजीव झा, विपिन झा, रंजीत चौधरी और दीपक झा समेत कई लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस ने 21 और 22 नवंबर को जिले भर में अपराध नियंत्रण के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की। उत्कृष्ट कार्य के लिए थानाध्यक्ष मंजुला मिश्रा को एसपी ने सम्मानित किया। इसी दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए बाजारों और गांवों में गश्त तेज की गई। अंधराठाड़ी हत्याकांड के फरार आरोपी मिथुन पासवान को सुपौल से गिरफ्तार किया गया। वहीं विशेष अभियान में 23 गिरफ्तारी, 15 वारंट निष्पादन, शराब बरामदगी, चालान और मोटरसाइकिलें जब्त की गई। दिनांक 21 और 22 नवंबर 2025 को मधुबनी पुलिस ने जिले भर में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्रवाइयां की। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए थानाध्यक्ष मंजुला मिश्रा को पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया। शांतिपूर्ण चुनाव, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और जन सहभागिता जैसे क्षेत्रों में उनके बेहतरीन योगदान पर यह सम्मान दिया गया। इधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने बाजारों से लेकर गांवों तक गश्त तेज कर दी है। कई थाना क्षेत्रों में पुलिस बल ने भ्रमण किया और लोगों से संवाद स्थापित करते हुए सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उधर अंधराठाड़ी थाना कांड संख्या 103/25 यानी हत्या मामले में काफी समय से फरार चल रहे नामजद आरोपी मिथुन कुमार पासवान को पुलिस ने सुपौल जिले से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी बीच जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष अभियान भी चलाया गया, जिसमें गंभीर अपराधों जैसे हत्या, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई। इस अभियान में कुल 23 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें 15 वारंटी शामिल हैं। 3 इस्तेहारों का निष्पादन और 60 समन्नों की तामीली भी की गई। अभियान के दौरान 315 लीटर से अधिक देसी और विदेशी शराब बरामद की गई, जबकि 52 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 1,22,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने कुल 5 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। मधवापुर थाना सहित कई थानों ने इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई और स्थानीय स्तर पर वारंटियों की गिरफ्तारी और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की। पिछले 2 दिनों में मधुबनी पुलिस ने अपराध नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और जन विश्वास को मजबूत करने के लिए लगातार और प्रभावी कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। गोकुल राज।
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। बाल विकास निगम बिहार द्वारा रीजनल सेकेंडरी स्कूल में महिला एवं बाल सुरक्षा पर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने छात्रों को पॉक्सो एक्ट, दहेज प्रतिषेध, घरेलू हिंसा कानून, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सहित 1098 और 181 हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। बच्चों को कानूनी अधिकार, सुरक्षा उपाय और शिकायत प्रक्रिया से अवगत कराया गया। वहीं प्रश्नोत्तर सत्र में छात्रों ने उत्साह से भाग लिया। महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा, उनके अधिकारों एवं संरक्षण से जुड़ी विभिन्न कानूनी प्रावधानों, सरकारी योजनाओं तथा हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बाल विकास निगम बिहार द्वारा रीजनल सेकेंडरी स्कूल में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों एवं अतिथियों द्वारा पॉक्सो एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सहित महिलाओं एवं बच्चियों से जुड़ी सुरक्षा नीतियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा महिला हेल्पलाइन 181 जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं की उपयोगिता एवं कार्य प्रणाली के बारे में भी विद्यार्थियों को विस्तृत से जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बच्चों को विभिन्न कानूनी उपायों, उपलब्ध सहायता सेवाओं तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में भी जागरूक किया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं को सुरक्षित रखते हुए उचित कदम उठा सके। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में प्रश्नोत्तरी एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान जिला मिशन समन्वयक अंजनी कुमार झा, अधिवक्ता रेणु कुमारी तथा विशेषज्ञ शिवराम मेहरा ने बच्चों के प्रश्नों का बड़े ही रोचक, सरल और प्रभावी तरीके से उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में राम श्रृंगार पांडे, निदेशक रीजनल सेकेंडरी स्कूल मनोज कुमार, प्रिंसिपल अजय कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर पारस कुमार, लेखा सहायक समेत कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा आयोजित की जाएगी। इसके प्रचार प्रसार के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने
सदर अस्पताल से सारथी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान का उद्देश्य पुरुषों की परिवार नियोजन में सहभागिता बढ़ाना है। सिविल सर्जन ने बताया कि महिला बंध्याकरण की तुलना में पुरुष नसबंदी अधिक सरल और सुरक्षित है। पखवाड़े के दौरान 2 और 3 बच्चों के पिता को प्रेरित कर स्थायी साधन अपनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर सरकार द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता है। इसके लिए समय समय पर परिवार नियोजन पखवाड़ा का आयोजन करके महिला बंध्याकरण और पुरुष नसबंदी पर बल दिया जाता है, जिसमें महिलाओं की सहभागिता पुरुषों से अधिक देखी जाती है। वहीं जनसंख्या स्थिरीकरण में पुरुषों की सहभागिता को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके लिए पुरुषों को आगे आने के लिए लगातार प्रेरित भी किया जाता है। इसी को लेकर आगामी 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक मिशन परिवार विकास अभियान के तहत पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 21 नवंबर से 27 नवंबर तक दंपति संपर्क सप्ताह एवं 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा संपादित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर शनिवार को सदर अस्पताल परिसर से सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने सारथी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि सारथी रथ के माध्यम से लोगों को जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना तथा योग्य दंपतियों को इच्छित सेवा प्रदान करना है। इसका मुख्य मकसद इस पखवाड़े में पुरुष नसबंदी को बढ़ावा दिया जाना और नसबंदी के प्रति पुरुषों को आगे आने के लिए प्रेरित किया जाना है। अभियान के दौरान जिले के सभी अस्पतालों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया कि परिवार नियोजन सेवा को सही मायने में धरातल पर उतारने और समुदाय को छोटे परिवार के बड़े फायदे की अहमियत समझाने की हर संभव कोशिश सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। यह तभी फलीभूत हो सकता है जब पुरुष भी खुले मन से परिवार नियोजन साधनों को अपनाने को आगे आए और उस मानसिकता को तिलांजलि दे दे कि यह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है। पुरुष नसबंदी से शारीरिक कमजोरी आती है, यह गलत धारणा है। इसको मन से निकालकर यह जानना बहुत जरूरी है कि महिला बंध्याकरण की अपेक्षा पुरुष नसबंदी अत्यधिक सरल और सुरक्षित है। इसलिए 2 बच्चों के जन्म में पर्याप्त अंतर रखने के लिए और जब तक बच्चा ना चाहे तब तक पुरुष अस्थायी साधन को अपना सकते हैं। वहीं परिवार पूरा होने पर परिवार नियोजन के स्थायी साधन नसबंदी को भी अपनाकर अपनी अहम जिम्मेदारी निभा सकते हैं। अभियान के दौरान 2 और 3 बच्चों के पिता को पुरुष नसबंदी करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही एक बच्चे के पिता को परिवार नियोजन के अस्थायी उपाय के रूप में और 2 और 3 बच्चों के पिता को पुरुष नसबंदी करवाने के लिए प्रेरित करते हुए इसके लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। जिले के सभी अस्पतालों और प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर परिवार नियोजन के स्थायी साधन के रूप में महिला बंध्याकरण और पुरुष नसबंदी और अस्थायी साधन के रूप में गर्भ निरोधक गोली और इंजेक्शन के साथ साथ कॉपर टी लगवाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह पुरुषों के लिए भी सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सिविल सर्जन ने बताया कि पुरुष नसबंदी मामूली शल्य प्रक्रिया है। यह महिला नसबंदी की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और सरल है। इसके लिए न्यूनतम संसाधन, बुनियादी ढांचा और न्यूनतम देखभाल की आवश्यकता है। पुरुष नसबंदी को लेकर समाज में कई प्रकार का भ्रम फैला हुआ है। इस भ्रम को तोड़ना होगा। छोटा परिवार, सुखी परिवार की अवधारणा को साकार करने के लिए पुरुष को आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। संदेश देना चाहते हैं। परिवार नियोजन जो है कि भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम के थ्रू जो है कि लोग जो है जनसंख्या स्थिरीकरण का काम करते हैं और परिवार नियोजन जो है कि अपनाना सबके लिए निहायत ही जरूरी है। परिवार नियोजन अपना कर सुखी और शिक्षित परिवार बनाया जा सकता है, समाज बनाया जा सकता है। तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग सतत प्रयत्न करते रहता है और लोगों में जागरूकता आए, परिवार नियोजन के प्रति आकर्षण आए, परिवार नियोजन के प्रति बहुत खुशी से इसके लिए जो है कि परिवार नियोजन पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। जागरूकता और आए और परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों का उपयोग करते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण में
अपना सहयोग देंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि 2 विधानसभा सीटों पर टिकट वितरण में उनसे राय नहीं ली गई थी और राज्य स्तर पर गलत चयन के कारण पार्टी को हार झेलनी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे में पैसों के लेन देन की शिकायतें सामने आई है, जिसकी हाईकमान से जांच की मांग की गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे और कांग्रेस को हर जिले में मजबूती से लड़ना होगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस की सीट से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के 2 विधानसभा क्षेत्रों में टिकट वितरण के समय उनसे सलाह नहीं ली गई। इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि राज्य स्तर पर टिकट चयन में लगी टीमों की गलतियों और गड़बड़ियों के कारण कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि पहले अन्य पार्टियों में पैसे लेकर टिकट देने की चर्चा होती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे में पैसों के लेन देन की शिकायतें कई स्तरों पर उठाई जा रही है, जो पार्टी के लिए शर्मनाक है। टिकट बंटवारे में हुई गंभीर अनियमितताओं को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि टिकट पाने के लिए पैसे दिए गए, इसलिए कांग्रेस हाई कमान को तत्काल इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का सिद्धांत और विचारधारा उनके भीतर अभी भी बसा हुआ है। वे किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे। नई पार्टी बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रतिदिन सैकड़ों मिलने वाले लोग ऐसे आग्रह करते हैं, पर फिलहाल उनका इस दिशा में कोई निर्णय नहीं है। बिहार में कांग्रेस को अपने अस्तित्व के लिए हर जिले की सभी सीटों पर मजबूती से खुद चुनाव लड़ना होगा। बेनीपट्टी सीट पर पहले भी उन्होंने पार्टी को रिपोर्ट दी थी कि यहां से राजद के साथ जब भी चुनाव लड़ा गया है, हार ही मिली है। वे शनिवार को शहर के एक निजी होटल सभागार में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। जुगेश्वर भी थे और कांग्रेस के जो सिटिंग विधायक थे, बंटी चौधरी पूर्व विधायक थे, कई विधायक जो थे वो टिकट छोड़कर दी छोड़ का नारा लगा रहे थे। तो क्या कांग्रेस के जो आला कमान है या राहुल जी की टीम है वो जमीनी सच्चाई को नहीं भांप पाई कि बिहार में जो वोट चोरी का मुद्दा था वो मुद्दा था ही नहीं? देखिए, पता नहीं आपने मेरा बाइट देखा है कि नहीं। मेरा बाइट बहुत काट के चला है लोगों ने। हम आपके सामने भी ये सवाल अभी का नहीं है, अभी हमने सिर्फ अपने त्यागपत्र के कारणों के लिए किया है, लेकिन मैंने कहा है कि 65 लाख लोगों का वोट कटा जैसा आरोप है, लेकिन हमने बिहार में कहीं 65 लोगों को भी प्रदर्शन करते नहीं देखा कि हमारा वोट कट गया, हम जिंदा हैं। हो सकता है इनोसेंट गांव के लोग हैं, उनको क्या मालूम कि लिस्ट जाते हैं हमारा नाम कटा है कि नहीं कटा है। तो हम जो कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, सीपीआई सीपीएम के लोग, हम जो लीडर नेतागिरी करते हैं या पॉलिटिक्स में है, हमारी जिम्मेदारी थी ना कि उनको एक साथ जमा करके प्रोटेस्ट करें। कहीं नजर नहीं आया। आपने देखा कहीं 500 आदमी जमा? तो मैंने जो कहा वो तो ठीक किया। बात करेंगे जो टिकट बांटने वाले लोग हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की। मेरा सबसे बड़ा विरोध, मुझको अपमानित फील हुआ कि कांग्रेस में मेरी ये हैसियत हो गई, और लगभग आप लोगों को हो सकता है चौंकाने वाली बात हो, इस प्रदेश में 2 लोग कांग्रेस में सबसे सीनियर हैं। राष्ट्रीय महासचिव होना कांग्रेस में बहुत बड़ी बात है, और 2 ही आदमी राष्ट्रीय महासचिव हैं अभी की तारीख में बिहार में बने, एक तारिक अनवर साहब और एक मैं। तारिक अनवर साहब हमसे सीनियर है 5 साल, और हम तो त्यागपत्र ही दे दिया पार्टी से। तारिक अनवर साहब रोज फेसबुक पर चुनाव के पीरियड में भी लिखते रहे वो कि टिकट बांटने वाले भाइयों, ज्यादा वोट से हारने वाले को टिकट नहीं देना। और फिर तारिक साहब ने टिकट बंटवारे के बाद लिखा कि आप लोगों ने तो कमाल किया, 113 वोट से हारने वाले को, पिछले चुनाव वाले को आपने टिकट नहीं दिया, और जो 32,000 से हारा है उसको आपने टिकट दे दिया।
मेरी पार्टी ने तारिक साहब की इस बात का ये रिस्पॉन्स किया कि वो 32,000 से हारने वाले पर आपत्ति कर रहे थे। पिछले चुनाव में जो 62,000 से मेरी पार्टी का उम्मीदवार हारा था उसको टिकट दे दिया हमारी पार्टी ने। तारिक साहब की सीनियरिटी का यही उनको जवाब मिला। आज भी तारिक साहब ने पोस्ट किया है, तो स्वाभाविक रूप से अगर आप सीनियर्स को अपमानित कीजिएगा तो रह के क्या कर। पत्रकार मित्रों का स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। आप लोगों में से बहुत से लोगों को याद होगा कि 16 अप्रैल 2023 को मैंने, आप में से बहुत से लोग वहां उस समय उपस्थित होंगे, जब इसी शहर में मैंने ऐलान किया था कि मैं अब जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। इधर मैंने एक फैसला किया कि मैं कांग्रेस की सदस्यता से, मैंने फैसला करके कांग्रेस की सदस्यता से, कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दिया। तो चाहिए ये था कि मैं आपके सामने ही ये घोषणा करूं, मधुबनी में ही। यही मेरा गृह क्षेत्र है, यही मेरी कर्मभूमि है। लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली से ही मुझको ये घोषणा करनी पड़ी कि मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके नाम लिखे पत्र में मैंने उनको ये सूचित भी किया और साथ में ये भी लिखा कि मैं जीवन में कभी कोई दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा और हमेशा कांग्रेस के सिद्धांतों का, कांग्रेस की आइडियोलॉजी का समर्थक रहूंगा। टेक्निकली मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं रहूंगा। तो समर्थक और शुभचिंतक का ये काम होता है, जो वर्कर मतलब जो मेंबर है उसके कुछ बोलने से वो डिसिप्लिन के अंदर आ जाता है। पब्लिकली कुछ बोलने से अगर पार्टी लाइन के वो अलग हो, लेकिन समर्थक और शुभचिंतक को ये फायदा है कि वो पार्टी लाइन से अलग होके वो समझता है अगर कि पार्टी के हित में ये उचित है, तो वो पार्टी के नेतृत्व के फैसले के खिलाफ भी बोल सकता है कि आपने ये गलत फैसला किया है, आपको ये फैसला लेना चाहिए, अगर उसकी मन में ये भावना है कि ये पार्टी के जो काम पार्टी ने किया है वो पार्टी के सिद्धांतों और उसके खिलाफ है। मैंने ये पत्रकार सम्मेलन इसलिए बुलाया कि मैं बता सकूं कि मैंने कांग्रेस छोड़ने का क्यों फैसला लिया। आप सब लोगों को क्यों बहाल करते हैं, क्यों पद देते हैं, और टिकट जहां जो प्रदेश जा रहा है चुनाव में, जिसको मतलब पब्लिक लाइफ का एबीसीडी नहीं मालूम है, कोई 4 महीना पहले आया है, कोई 8 महीना पहले आया है, कोई ना एमएलए बना है, ना इलेक्शन भी नहीं लड़ा है, और ऐसे इनएक्सपीरियंस्ड अपरिपक्व लोगों को दे देते हैं। आरोप तरह तरह के लगते हैं, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। अब लोगों की अपनी सोच होती है। 2 सीट बचा जिसमें कांग्रेस को टिकट मिला, एक बेनीपट्टी और एक जाले। और देखिए है ये लोकसभा क्षेत्र अलग, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलग पट्टी, और ये हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है कि कभी हम आरजेडी के अलायंस में वो सीट नहीं जीते। लेकिन मुझसे बात ही नहीं किया। असल नाराजगी ये है मेरी कि न बेनीपट्टी के बारे में, न जाले के बारे में, किसी के बारे में जिन लोगों को ये टिकट बांटना था, जिनको हाईकमांड ने, हमारे हाईकमांड से हमारी नाराजगी है कि ऐसे लोगों को, इनएक्सपीरियंस लोगों को डाल देते हैं और बहाल कर देते हैं चुनाव के टाइम में, जिनको कोई पब्लिक लाइफ का तजुर्बा नहीं। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि लेकिन मैं फिर
अपने जिला में हूं, आप ही के साथ रहना है। मैं कोई दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। मैं कांग्रेस का शुभचिंतक बन के रहूंगा और मैंने अध्यक्ष जी को भी लिखा है अपने कि मेरे जीवन का अंतिम वोट कांग्रेस को मिलेगा। उस पर मैं कायम हूं, क्योंकि जो आइडियोलॉजी, जो सिद्धांत मेरे पूर्वजों ने आज से 70 साल 80 साल पहले अपनाया था, मैं उससे डेविएट नहीं करूंगा। मेरा विरोध इंडिविजुअल जो लोग हैं वहां उनसे है। भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, लेकिन ये होता है, उसकी जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और ये बातें मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये बैठे होंगे शाहिद कामरान साहब कहीं यहीं पर। इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद हमसे इंटरव्यू लिया था। हम 2-4 दिन में वो पोस्ट कर देंगे, वो इंटरव्यू बचा के ये रखे हुए थे, अभी कल परसों हमने इनसे लिया है। एग्जैक्टली यही बात हमने 2020 के चुनाव के असेंबली के रिजल्ट के बाद भी एग्जैक्टली यही बात, यही एनालिसिस हमने उस दिन भी कहा है। और ये कहा है कि 2020 में हम लोगों को कुछ ज्यादा सीट आ गई है। अगर चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट्स के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किए होते तो हम लोगों को और कम सीट होती, हमको भी होती और हमारे गठबंधन को भी होती। इसलिए आपसे यही कहने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया, आपको आने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप आए, धन्यवाद। कि हमारा यह है कि हमारी पार्टी ने एक तो हरलाखी में शब्बीर साहब को नहीं दिया, रख दो, शब्बीर साहब को सिंबल नहीं दिया, और जबकि दूसरे जगह सिंबल दिया। और बेनीपट्टी और इसके बारे में, जाले के बारे में मुझसे मेरी पार्टी ने कोई बात नहीं की, जबकि ईमानदारी की बात है कि अगर बात करके हो सकता है, अगर वो बात करते तो जिनको टिकट मिला अगर वो कन्विंस करते वो हम भी कहते कि ठीक है। हो सकता है हमारी बात से हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो कन्विंस हो जाते, तो जो कैंडिडेट अदलने बदलने की बात हो सकती थी वो होते। इसलिए, लेकिन बात ही जब कोई नहीं करेगा, अब सोच लीजिए कि हमसे अगर नहीं करेगा, मेरे स्टेचर के लोगों से जिसका इतना लंबा कांग्रेस के साथ इतिहास है, जो तारिक अनवर साहब से बात नहीं करेगा, जो अभी भी वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और एमपी हैं, तो आप किससे बात कीजिएगा। तो स्वाभाविक रूप से यही मेरी आपत्ति थी। इसलिए हमने सब कहा कि मैं कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांत पे जीवन भर रहूंगा। मैं पार्टी की सदस्यता से मैंने त्यागपत्र दिया है, पार्टी की आइडियोलॉजी से नहीं दिया है त्यागपत्र। यही बताने के लिए मैंने अपने जिला के आप सभी सम्मानित लोगों को बुला के अपनी बात कहने। अगर कोई साथी कोई पूछना चाहे, 3 बार विधायक का चुनाव मैं बगैर किसी गठबंधन के जीता। और राजनीति में क्या असर होता है कि 1985 में जब हम लोग जीते तो 11 सीट थी उस वक्त मधुबनी जिला की, 11 की 11 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई। लेकिन 2000 में मैं जब विधायक बना जीता तो मधुबनी ही छोड़ दीजिए, आसपास के 2-3 जिलों में मैं अकेला कांग्रेस का विधायक था। लेकिन उसके बाद भी एक दिन आया, मैंने फैसला किया कि मैं कांग्रेस की सदस्यता छोड़ूंगा। कांग्रेस की सदस्यता छोड़ने का मेरा केवल एक मकसद है कि इस लोकसभा क्षेत्र में जहां से मैं सांसद हुआ और 1990 के बाद से कांग्रेस का मैं ही सांसद हुआ, कोई दूसरा हमारे गठबंधन का भी सांसद नहीं हुआ। 98 से मैंने लड़ना शुरू किया, उसके बाद हमारे गठबंधन का भी कोई नहीं हुआ, मैं ही लगातार उम्मीदवार भी होता रहा। बाद में फिर 2009 के बाद से फिर और लोग ये हुए। तो स्वाभाविक था कि जब इस बार इलेक्शन हुआ असेंबली का, हमारी पार्टी गठबंधन में थी, तो इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 6 में से 3 हमारे गठबंधन के साथी राष्ट्रीय जनता दल को मिला, मधुबनी शहर, बिस्फी और क्योटी। तो जाहिर है कि इसमें हमको
कुछ नहीं कहना था, हमारे गठबंधन को सीट मिली, जिनको उनको देना है वो दे। लेकिन बाकी जो 3 सीट थी उस पर मेरा और मेरी पार्टी का मतभेद हुआ। पहला मतभेद जो हुआ वो हुआ हरलाखी सीट को लेके। 31 नंबर हरलाखी सीट है। हरलाखी में 2020 में शब्बीर साहब निर्दलीय खड़े हो गए थे, लेकिन वो सीट गई थी सीपीआई को, और हमने सीपीआई के जो उस समय के कैंडिडेट थे शब्बीर साहब के खिलाफ मैंने प्रचार भी किया था। राम नरेश पांडे जी के सभा में भी मैं गया था, दूसरी और सभाएं भी की। इतना ही नहीं, शब्बीर साहब ने जब नॉमिनेशन फाइल कर दिया तो हमारे जो इस बार बेनीपट्टी से जिनको टिकट मिला रूपन झा जी, मैंने उनको भेजा शब्बीर साहब के यहाँ कि नॉमिनेशन फाइल होने के बाद भी कि शब्बीर साहब को कहिए कि नाम वापस ले लेंगे। शब्बीर साहब नहीं तैयार हुए। रूपन जी ने आके हमको बता दिया कि शब्बीर साहब तैयार नहीं हुए। लेकिन 2020 में ही बेगूसराय जिले में एक कंस्टिट्यूएंसी है बछवाड़ा। बछवाड़ा में हमारे बहुत ही करीब है वो रामदेव बाबू के लड़का गरीब दास नाम है उनका, कोई शिव प्रकाश नाम है लेकिन गरीब दास से मशहूर है। वो भी निर्दलीय खड़े हो गए, तो उनको शायद 38 या 40 हजार वोट आया। शब्बीर साहब को 28 हजार वोट आया। इस 2020 की बात कर रहे हैं। इस 2025 के चुनाव में हमारी पार्टी ने सबसे पहले वो गरीबदास जी को टिकट दे दिया वहां से, जो निर्दलीय खड़े होकर के 2020 में 27, 28 और 38, 40 हजार वोट लाए थे। मैंने रिक्वेस्ट किया कि जब आपने वहां दे दिया है तो शब्बीर साहब को भी हरलाखी में सिंबल दे दीजिए। ये भी 28 हजार वोट लाए हैं निर्दलीय खड़े होके। और सीपीआई ने क्या किया कि जब वहां गरीबदास जी को टिकट मिल गया कांग्रेस का, तो सीपीआई पार्टी ने 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए हमारे खिलाफ। कहरगढ़ में, राजा पाकर में हमारी एमएलए थी प्रतिमा दास जी हार गए, उनके खिलाफ। हमारे अल्पसंख्यक इसके बिहार अल्पसंख्यक का जो कांग्रेस का अल्पसंख्यक सेल है उसके जो अध्यक्ष हैं उमेर खान जी, जो बिहार शरीफ से लड़ रहे थे, उनके खिलाफ। और लगभग 4 जगह सीपीआई ने खड़ा कर दिया हमारे खिलाफ। मैंने पार्टी से आग्रह किया कि आप जैसे आपने कांग्रेस का दिया है और सीपीआई ने 4 जगह खड़ा कर दिया है हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ, तो आप शब्बीर साहब को भी टिकट दे दीजिए। पूर्ण है हमारे मधुबनी ने हमारे भूतपूर्व मंत्री। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।